हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग ने एविडेंसेस के 3 पार्ट देखे थे, जो कि था मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन। आज हम लोग वो वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे वेस्टिजियल ऑर्गन में और 3 सब पार्ट है, मतलब और 3 प्रूफ है हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट वाला है पैलेंटोलॉजिकल। अब पैलेंटोलॉजिकल ये क्या है? पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में जानते हैं। अब फॉसिल्स क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है और उसको बहुत टाइम तक अर्थ के सरफेस पे गाड़ के रखा जाता है, तो उसके जो बोन्स होते हैं, उसके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में, और वही हम लोग बोलते हैं ना, बोन्स वगैरह का फॉसिल्स बन जाता है। तो अंडर द प्रेशर आते आते बहुत सालों के बाद फॉसिल का प्रिपरेशन होता है। अब ये पैलेंटोलॉजिकल का क्या यूज है सर? हम लोग क्या करते पता है, कोई भी ना एक लिविंग चीज है, वो जब मर जाता है तो उसका फॉसिल बन जाता है, बराबर है। बट वो फॉसिल से हम लोग ना वो लिविंग चीज कब मरा था वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब कितने साल पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? कितने साल पहले मरा वो कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या करते पता है, पैलेंटोलॉजी में ना हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन ना हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ों में, खाने के सोर्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और इनहेल एक्सहेल के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस है, ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स है जिसमें कार्बन का इंटेक ना ऑलमोस्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है। तो कार्बन है ना ऑलमोस्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन में ना 2 फॉर्म होते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। अब ये जो कार्बन 12 है ना, ये स्टेबल है, मतलब ये नॉर्मली मिलता है। अभी जो कार्बन 14 है ना, ये अनस्टेबल होता है, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ये बहुत रेडियो एक्टिव। क्या होता है ना, हम लोग जब तक जिंदा है, ठीक है, तब तक हम लोग कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों लेते रहता है, ठीक है। बट जैसे हम लोग मर जाएंगे ना, कार्बन 12 स्टेबल है तो वो वैसे का वैसे ही रहता है, बट कार्बन 14 ना अनस्टेबल है, तो वो डीके होना स्टार्ट होता है। डीके मतलब धीरे 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 कम होना स्टार्ट होता है। अब ये कार्बन 14 का जो वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि कितना कम हुआ है वैल्यू, उस हिसाब से उसका एज निकाल सकते हैं। अब वो निकालने के लिए ना हम लोग रेशियो लेते हैं। क्या रेशियो लेते हैं? C14 और C12 का रेशियो लेते हैं। अब ये जो C14 है ये चेंज हो रहा है, बट C12 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका जो रेशियो है ना, रेशियो ये चेंज होता रहता है। इनका जो रेशियो है ये चेंज होता रहता है। जितने साल होते जाएंगे उतना C14 और टूटता जाएगा, जितना C14 टूटता जाएगा उतना ये रेशियो में चेंज आएगा। उस हिसाब से हम लोग एज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ना इसका एक लिमिट है, इससे ना अप टू 50,000 ईयर्स तक का पता कर सकते कि ये एज में कौन से जानवर थे। समझो आज हम लोग को ना एक फॉसिल मिला, ठीक है। अब वो जो फॉसिल है ना, उसका जो कार्बन 14 का रेशियो है हम लोग ने निकाला। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑलरेडी एक टेबल बना के रखते हैं, उसमें हम लोग रेशियो को ना मैच करते हैं, और रेशियो मैच करके ना ये रेशियो कौन से ईयर के लिए वो चेक करते हैं। अगर वो रेशियो उसके साथ मैच कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एज वही है, समझा। जैसे हम लोग एक ऑलरेडी टेबल बना के रखते हैं कि अगर रेशियो 1 है, अगर रेशियो 1 है, अगर रेशियो 1.5 है, अगर रेशियो 2 है, अगर रेशियो 2.5 है, तो इतने ईयर्स का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे 1 रेशियो के लिए हम लोग बोलते हैं 100 साल का है, 1.5 रेशियो के लिए हम लोग बोलेंगे 150 साल का है, 2 रेशियो के लिए हम लोग बोलेंगे 200 साल का है, और 2.5 के लिए बोलेंगे 250 साल का है। तो मैं ना जो भी मेरा ऑर्गेनिज्म था उसका फॉसिल लूंगा, उसका ये रेशियो निकालूंगा और रेशियो को मैच करूंगा। मैं देखूंगा हाँ मेरा रेशियो तो 2 आ रहा है, मतलब इसका एज कितना होगा, 200 साल। तो हम लोग ना
ऐसे करके ना मरे हुए ऑर्गेनिज्म का भी एज निकाल सकते हैं, और एज निकालने के बाद ना हम लोग उनको लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं कि देखो इतने एज में ये वाले जानवर थे, इतने एज में ये वाले जानवर आए, मतलब ये वाले जानवर बाद में आए और ये वाले जानवर पहले आए, मतलब इनडायरेक्टली ये वाले जानवर ही इवॉल्व होके ये वाले जानवर बने रह सकते हैं। समझो दो जानवर थे, एक जानवर था ए, एक जानवर था बी। ये जानवर आया 100 साल पहले, ये जानवर आया 50 साल पहले, मतलब ये पहले आया और ये बाद में आया है, मतलब इनडायरेक्टली ये वाले जानवर ही इवोल्यूशन करके ये वाले जानवर बनाए रह सकते हैं। इसलिए हम लोग को एज पता रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग निकालते हैं ये मेथड से। अब ये मेथड में फॉसिल्स के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल। इसमें बेसिक दो चीज़ याद रखनी है, एक तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका इंटेक करता है, कार्बन। कार्बन के दो स्टेबल फॉर्म है, एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। एक है कार्बन 12 विच इज स्टेबल, और एक है कार्बन 14 विच इज अनस्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसा बोल सकते हैं। नॉन रेडियो एक्टिव में सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कार्बन 12 स्टेबल होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, मतलब टूटना स्टार्ट नहीं होता। बट कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है। जैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कार्बन 14 ना टूटना स्टार्ट करता है। अब जैसे ये टूटेगा ना, तो हम लोग ना एक रेशियो लेते हैं, रेशियो का वैल्यू चेक करते हैं। रेशियो का वैल्यू ना चेंज होते जाता है, जितने साल बढ़ते जाएंगे उतना रेशियो का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब जितना रेशियो का वैल्यू चेंज होता जाएगा उस हिसाब से हम लोग टेबल से मैच करते हैं, और जितना रेशियो आता है उस हिसाब से उसका एज डिटरमाइन किया जाता है। अब इसका एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, अप टू 50,000 ईयर्स तक का ही हम लोग एज इससे डिसाइड कर सकते हैं। एज फाइंड करके करेंगे क्या, एज फाइंड करके ना हम लोग उनके बीच में रिलेशन लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है अपना, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग मतलब जोड़ना किसी को, और लिंक कोई एक कड़ी बोलते हैं उसको, हिंदी में कड़ी बोलते हैं। एक लिंक होना, कोई एक कनेक्शन होना। अब ये कनेक्टिंग लिंक में ना टेक्स्ट बुक में ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, 3 फिगर भी दिए और फिगर के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस। अब वो जो डक बिल्ड मतलब डक जैसा चोंच होता है उसका, और वो एक प्लैटिपस करके एक जानवर है। अब प्लैटिपस ना दो ऑर्गेनिज्म का ना मिक्सचर दिखाता है। अब जो वर्टिब्रेट होता है ना, वर्टिब्रेट क्या करता है, वो ना अंडे देता है, या रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, रेप्टाइल्स वो क्या करता है, अंडे देते हैं, बराबर। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, तो ये जो प्लैटिपस है ना वो भी अंडे देता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है ये रेप्टाइल, बराबर। बट ना जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के पास होता है मैमरी ग्लैंड, जिससे उन लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और उनके पास होता है हेयर। हम लोग के भी पास मैमरी ग्लैंड होता है और हेयर होता है, इसके लिए हम लोग भी मैमल्स में आते हैं। अब रेप्टाइल के अंदर ना अंडे देने का कैपेसिटी होता है, मतलब उन लोग एग देते हैं। मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमरी ग्लैंड और हेयर होता है। बट प्लैटिपस के अंदर ना ये दोनों चीज है, मतलब वो अंडे भी दे सकता है किसके जैसा, रेप्टाइल्स के जैसा, और उसके पास मैमरी ग्लैंड भी है अलोंग विथ हेयर, जिसके वजह से वो ना मैमल्स की तरह भी होता है। मतलब ये रेप्टाइल्स और मैमल्स को जोड़ने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। ध्यान से सुनो, वापस से सुनो। रेप्टाइल जो होते हैं ना वो अंडे देते हैं, बराबर। जितने भी रेप्टाइल जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड और हेयर होता है। अब ये जो डक बिल्ड प्लैटिपस है ना, इसके पास दोनों की क्वालिटी है, इसके लिए हम लोग ना प्लैटिपस को ना कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं दोनों के बीच का। अच्छा, एक और एग्जांपल दिया, जैसे कि लंगफिश। फिश नॉर्मली पानी में रहता है, बराबर। ये लंगफिश भी ना पानी में रहता है, बट फिशेस की क्या आदत है, उन लोग किससे ब्रीथिंग करते हैं, गिल्स है, बराबर। बट ये जो लंगफिश है ना, ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। मतलब ये फिशेस और नॉर्मल जो लैंड वाले जानवर होते हैं ना, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक बनता है। सेम एग्जांपल एक पेरिप्लैटस का दिया। पेरिप्लैटस का एग्जांपल देख के ऐसा बहुत सारे 3 मेजर एग्जांपल्स हैं, वो तीनों मेजर एग्जांपल्स को याद रखना है। बस सिंपली आपको क्या याद रखना है कि कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, जो दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, बराबर।
दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। अभी जैसे आपको याद रहेगा आप लोग का ना एनिमल किंगडम करके एक चैप्टर है आगे, ठीक है, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट आप लोग के क्लासेस में स्कूल में हो गया रहेगा। उसमें क्या है पता है क्या, उसमें एक हेमी कॉर्डेटा करके और उसके नीचे ना एक येलो बॉक्स में लिखा गया है कि ये जो हेमी कॉर्डेटा होता है ना, ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसके अंदर ना आधा कॉर्डेटा का पार्ट होता है और आधा नॉन कॉर्डेटा का पार्ट होता है। तो ये आधा कॉर्डेटा भी है, आधा नॉन कॉर्डेटा भी है। इसके लिए इसको कनेक्टिंग लिंक का भी एग्जाम्पल दिया गया, जो ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया है बट वहां पे लिंक करके दिया गया। इसके लिए लिंकिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक क्या करता है, सिंपल, दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, बट ये दोनों क्वालिटी अगर कोई एक इसमें है तो ये वाले ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे, किसका, इसका और ये वाले इसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो मतलब जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एक जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं छोटा बच्चा, ठीक है, उसको बोल सकते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज में ना एक मस्त फिगर दिया आप लोग के बुक में, ठीक है। अभी वो फिगर ना स्क्रीन पे आता रहेगा, ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने। अब ना वो जो फोटो था उसको अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे, या आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठे रहोगे ना, उसमें ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो ऊपर साइड पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, स्टार्टिंग उनके इनिशियल फेज, उनके स्टार्टिंग फेज में सबका जो भी दिखने का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम, वो आगे जाके डिफरेंशिएट होते गए, मतलब जितना नीचे आते गए ना उतना उनमें चेंजेस आते गए, बट स्टार्टिंग वाले पार्ट में ऑलमोस्ट सब कैसे सेम, ऑलमोस्ट सब सेम है। अगर सारे ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग के फेज में सेम दिख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उनका कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, मतलब ये कोई कॉमन जगह से आए हुए लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रूफ देता है कि इवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से सबका इनिशियल फेज सेम है बट आगे जाके चेंजेस आते गए हैं, जिसकी वजह से सबके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आया और सबके फंक्शन में डिफरेंस आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल ना बहुत इजी है। हम लोग ने क्या किया, अलग अलग जानवर के एकदम बच्चे वाले फेज से ग्रोथ वाले फेज को देखा है। सारे ग्रोथ वाले फेज को देखते टाइम पे हम लोग ने बोला सबका फाइनल स्टेज ना बहुत डिफरेंट है, बट सबका जो स्टार्टिंग का पार्ट था ना वो ऑलमोस्ट सेम है। और जब ये स्टार्टिंग का पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, वो हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है कि इनडायरेक्टली ना सब लोग एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए, मतलब सबके पूर्वज ऑलमोस्ट सेम है, जो शो करता है कि कहीं ना कहीं इतने सालों में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ। अब जितने भी एविडेंसेस आज की क्लास में हुए हैं और पिछले क्लास में हुए हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कितने एविडेंसेस हैं, 6 टाइप के एविडेंसेस है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने का, कैसे दिखते हैं बाहर के स्ट्रक्चर में, जैसे नाक हो गया स्ट्रक्चर, ये हाथ हो गया, पैर हो गया, उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं हम लोग, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल। एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, अगर वो सबका सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं उनका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, और वो क्या दिखाता है, इवोल्यूशन है। सेकेंड स्टेप एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब हड्डियों का स्ट्रक्चर। सबके हड्डियों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज है, जो कि क्या शो करता है कि उनकी कॉमन एंसेस्टर है, जो कि क्या शो करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। फिर थर्ड क्या था, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो पहले काम के थे बट अब काम के नहीं है, तो इनडायरेक्टली इवोल्यूशन शो कर रहा है ना कि पहले तो काम के थे अब काम के नहीं है, मतलब क्या हुआ रहेगा, इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट आज के पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स में क्या स्टडी करना है, उसका एज स्टडी करके क्या करेंगे हम लोग, एज स्टडी करके हम लोग इनडायरेक्टली उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का प्रूफ बन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके अंदर जो कार्बन था, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों का रेशियो लेते हैं और रेशियो लेके उनका एज डिटरमाइन करते हैं। ये जो है ना, ये जो मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन का यूज निकाल के हम लोग डेट फाइंड करते हैं, इसको कार्बन डेटिंग भी बोला जाता है। इसका ना एक लिमिट है, कि क्या लिमिट है कि 50,000 ईयर्स तक ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर ये एज फाइंड करके क्या करेंगे हम लोग, लिंक, उन दोनों के बीच में लिंक लगाएंगे।
अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक ऐसे जानवर जो दो अलग अलग वैरायटी के जानवर को जोड़ने का काम करते हैं उनको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। प्लेटिपस का एग्जांपल, जैसे रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और मैमल्स क्या करते हैं, उनके पास मैमरी ग्लैंड और बाल होता है, बराबर। लेकिन प्लेटिपस के अंदर दोनों की क्वालिटी है जिसके वजह से वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। ऐसे ही दो और एग्जांपल दिए आप लोग को, लंगफिश और पेरीप्लेटस का। आपको वो अच्छे से याद करना है और आगे वाले पार्ट पे बढ़ना है। आगे वाला पार्ट क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या दिखाता है कि उनके डेवलपमेंट फेज में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में उनका ना जो इनिशियल फेज था वो ऑलमोस्ट सेम था। अगर सबका इनिशियल फेज सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोग एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं। अगर सबका कॉमन एंसेस्टर है मतलब इवोल्यूशन हुआ है, जिसके वजह से उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बार बार चेंजेस आके इनडायरेक्टली एक अलग वैरायटी का ग्रोथ डेवलप हुआ। जैसे ऑलमोस्ट सब लोग स्टार्टिंग में सेम थे, फिर सबसे अलग अलग टाइप बने, और वो इनडायरेक्टली क्या शो करता है कि सब में क्या हुआ है, इवोल्यूशन शो हुआ। अब इसके बाद का जो पार्ट है ना, उसमें ना हम लोग लमार्किज्म और डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ने वाले। ये दोनों थियरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से डार्विन का जो थियरी है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लमार्किज्म से। लमार्किज्म ना थोड़ा सा ऐसा फनी लगेगा आप लोग को, लमार्किज्म का जो थियरी था वो थोड़ा फनी टाइप का, बट डार्विन का जो थियरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में आता है, इसके लिए आपको याद रखना। अब बहुत लोगों को लगता रहेगा ना सर ना स्पीड ना बहुत फास्ट हो रहा है। देखो आप लोग को ना एक पैटर्न फॉलो करना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सिंपल टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो, जो पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पार्ट को गो थ्रू करते जाओ, साथ ही साथ में मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ अगर वो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो पॉइंट्स को नोट करो, अगर वो पॉइंट ऑलरेडी है तो उसको मार्क करो, और मार्क करके ना आप लोग को नेक्स्ट टाइम जब पढ़ना रहेगा ना तो आप लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ोगे, कोई अलग रेफरेंस नहीं निकालना आपको। टेक्स्ट बुक भगवत गीता है तुम लोग का, जो भी आएगा इसमें से ही आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स याद करने को बोल रहा हो तो एग्जाम्पल मार्क कर लो, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना स्पेशली उतना ही फॉलो करना है। अब टाइम का बहुत लिमिट है हमारे पास, इसके लिए ना हम लोग बहुत क्या बोलते हैं कंसाइज मैनर में एकदम डिटेल में, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ना कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट एकदम डिटेल में चाह रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, बस साइड बाय साइड ना वो हसल आप लोग का चलना चाहिए कि जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा फॉलो करते जाओ, या किसी को भी आप लोग फॉलो कर रहे हो ना उसको 100% फॉलो करो। जब तक आप लोग किसी एक जन को एकदम पकड़ के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे ना वो रिजल्ट उतना शो नहीं होगा। जब लोग आप लोग एकदम डेडिकेशन से एकदम फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना तो वो एक अलग रिजल्ट लाएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फोकस करके, अब टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, उसका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चाहिए तो ये नोट डाउन कर लो, या टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, उसको अच्छे से मार्क करना है, जो मार्क करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्ड लग रहा है इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर लो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, जिसको नोट डाउन करना रहेगा वो नोट डाउन कर सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डार्विन थियरी और लमार्किज्म ये दो पार्ट स्टार्ट करें। A few moments later. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजर टॉपिक, एकदम मेजर टॉपिक, आज के लेक्चर के एकदम मेजर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, डार्विन थियरी ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का था ना, इसके पहले के लेक्चर में भी ना मैंने एक इनसाइट दिया था। इनसाइट मतलब एक शॉर्ट में थोड़ा समझाया था। अब इसको ना थोड़ा डीप में समझते हैं। अब ना जो डार्विन था उसने एक बुक लिखी जिसमें उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने कौन से बुक में एक्सप्लेन किया, वो बुक का नाम दिया गया विच इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक था, उसने ना ये अपना थियरी अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो जो थियरी था वो क्या कहना चाह रहा था, इनडायरेक्टली डार्विन का जो थियरी था वो क्या कह रहा था कि जो भी सबसे फिट रहेगा, सबसे फिटेस्ट रहेगा, वो क्या करेगा, वो आगे तक सरवाइव करेगा, और सरवाइव करने के बाद आगे वो जो नया जनरेशन आएगा, वो जो नया जनरेशन बनाएगा वो भी फिट होगा। इनडायरेक्टली समझो एक ग्रुप है, ग्रुप में एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा फिट है और बाकी सब इससे कंपेरेटिवली थोड़े कम फिट है।
तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा एडवर्स कंडीशन आएगा, मतलब थोड़ा गंदा कंडीशन आएगा, ज़्यादा धूप पड़ रहा है, पानी की कमी है, ऐसे जो एडवर्स कंडीशन आता है ना, तो क्या होगा, जिनके अंदर ना उतना ताकत नहीं था, जो एकदम फिट नहीं थे, वो क्या करेंगे, धीरे 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 करके मर जाएंगे। और मरने के बाद लास्ट तक कौन बचेगा, सबसे फिट वाला, और जो सबसे लास्ट तक टिकेगा उसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कौन जिंदा रहेगा लास्ट तक, कौन सर्वाइव करेगा, जो सबसे फिट होगा, और जो सबसे फिट होगा लास्ट तक जिंदा रहेगा वही आगे रिप्रोडक्शन कर पाएगा, और वही आगे अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो इनडायरेक्टली जो नया जनरेशन आएगा वो भी फिट वाले जीन्स का ही आएगा। तो आगे भी अगर फिट वाले जीन्स हो रहे हैं तो नया जनरेशन आ रहा है वो भी फिट होगा। अब ये जो फिट वाला जनरेशन है, इसमें से जो सबसे फिट होगा वो आगे जाएगा, और ऐसे ही कर करके ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि समझे ड्राइंग कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ड्राइंग जिसकी अच्छी होगी वो आगे जाता जाएगा, और जिसकी ड्राइंग में कमियां होंगी या जो एकदम फिट नहीं होगा वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब मर जाएगा। उसको अगर इससे लिंक करेंगे ना तो ये ऐसे समझो, जो सबसे फिट होगा वो आगे जाएगा, और आगे जाएगा मतलब इनडायरेक्टली आगे का जनरेशन पैदा करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और आगे का जनरेशन और फिट होता जाएगा। बट जो बाकी के लोग थे ना, जो फिट नहीं थे, वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्टली मर जाएंगे। यह एक वर्ड यूज किया है जिसको बोलते हैं पेरिश का मतलब खत्म हो जाएंगे। वो क्या, कौन होंगे, जो फिट नहीं होंगे, मतलब इनडायरेक्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन का ना सबसे मेजर था। उसने बोला जो सबसे स्ट्रांग होगा वो बचेगा, बाकी सब इनडायरेक्टली मर जाएंगे। बस एक लाइन में बोलूँ ना तो डार्विन ने ना बहुत क्लियरली बोला कि जो सबसे स्ट्रांग होगा या जो सबसे फिट होगा वही लास्ट तक जिंदा रहेगा, बाकी सब के सब मर जाएंगे। सिंपल। आगे बढ़ते। अब ना ये जो डार्विन का थियरी था वो ना सबने एक्सेप्ट कर लिया, बट ना उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना जो लोगों को नहीं अच्छा लगा, या लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कौन से पॉइंट्स थे उसको हम लोग ने मेन ऑब्जेक्टिव्स में लिखा। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है पता है, नॉट द ओनली फैक्टर। अब टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा एक्सपांड करके दिया, मैंने उसमें से मेन वर्ड्स निकाल ली। ठीक है, नॉट द ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, ऐसा कुछ तो दिया था। मतलब सिर्फ डार्विन का थियरी जो है वही इवोल्यूशन करता है क्या? नहीं, बराबर है। सिर्फ जो डार्विन ने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ वही एक इवोल्यूशन का है क्या? नहीं। तो डार्विन ने क्या बोला कि मेरा जो थियरी है ना वो ओनली फैक्टर नहीं है, मतलब सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हम लोग ने पढ़े। मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, वेस्टिजियल हो सकता है, फिर कनेक्टिंग लिंक हो सकता है, पैलेंटोलॉजिकल हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजिकल हो सकता है, और उसमें से वन ऑफ द फैक्टर, एक मेरा फैक्टर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर सेलेक्ट करता है, नेचर को जो सबसे फिट लगेगा वही आगे जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। अब ये जो थियरी बोलता है, क्या बोलता है, मैं अकेला हूं क्या? नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं अकेला नहीं, इसलिए लिखा है नॉट द ओनली फैक्टर, सिर्फ इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है ऐसे इसने नहीं बोला। सेकेंड क्या है, नो एक्सप्लेनेशन फॉर यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। इसके पास ना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था कि यूजफुल मॉडिफिकेशन या यूजलेस मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे यूजफुल मॉडिफिकेशन, जैसे स्टार्टिंग में पानी के जानवर था, वो जमीन पे है, ये क्या है, यूजफुल मॉडिफिकेशन, जमीन पे आ गया। ठीक है, बट यूजलेस मॉडिफिकेशन जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा ईयर पिन्ना काम करता था, बराबर, बट इवोल्यूशन होने के बाद ये काम कर रहा है क्या? नहीं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये यूजलेस हुआ ना। तो कौन सा मॉडिफिकेशन यूजफुल है या यूजलेस है या वो कैसे होता है वो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस मतलब जो इवोल्यूशन होता है वो क्यों होता है, और अचानक से चेंज, एब्रप्ट मतलब अचानक से चेंज, या बोलते हैं सडन चेंज। और याद है सडन चेंज हम लोगों ने पढ़ा था, म्यूटेशन होता है। अगर कोई सडन चेंज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन।
मतलब डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्लो चेंजेस और म्यूटेशन मतलब फास्ट वाले चेंजेस ऐसा क्यों होता है, कुछ कुछ में स्लो हो रहा है, कुछ कुछ में फास्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पता था। तो डार्विन ने अपना सिंपल एक थियरी दिया था, शॉर्ट में कंसाइज करते हैं। कौन से बुक में दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उसने क्या बोला था? सिंपल उसका एक चीज था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है सबसे फिटेस्ट वाले को और उसको जिंदा रखता है, मतलब उसको सर्वाइव करने का मौका देता है। बाकी जितने भी कमजोर होंगे वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे? पेरिश हो जाएंगे। पेरिश मतलब मर जाएंगे। अब इसके जो भी थियरी इसने दिया था, इसने बोला था उसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रहा। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक बोलते हैं ना डिस्क्लेमर टाइप, वैसे टाइप का दिया था। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? नॉट द ओनली फैक्टर, मेरा जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर नो एक्सप्लेनेशन फॉर यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है या बुरा मॉडिफिकेशन हो रहा है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया वो। और लास्ट क्या था कि स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस, जो स्लो चेंजेस हो रहे हैं और जो फटाक से चेंजेस हो रहे हैं दोनों क्यों हो रहे हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। और ये जो डार्विन का थियरी था ये ना सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थियरी था। लोगों ने, साइंटिस्ट लोग को सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना राइट या करेक्ट किसी का थियरी लगा था तो डार्विन का थियरी लगा था। और डार्विन का थियरी ऑलमोस्ट हर जगह पे इतने सालों से इतना करेक्ट उसने बनाया है ना कि नेचर डिसाइड करता है और सबसे जो फिट रहेगा ना वही आगे जाएगा। तो इसका जो थियरी था वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था, पूरे देश देश के अलग अलग साइंटिस्ट सब ने इसको एक्सेप्ट किया था और इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब ना लमार्क करके एक साइंटिस्ट था, उसने ना अपना एक थियरी दिया था लमार्किज्म। जैसे डार्विन ने अपना थियरी दिया था वैसे इसने भी अपना एक थियरी दिया था, बट इसका थियरी ना इसके कंपैरिजन में ना फ्लॉप हो गया था। डार्विन का थियरी जैसे सबने एक्सेप्ट कर दिया था, इसका थियरी ना थोड़ा फ्लॉप हो गया था। अब फ्लॉप क्यों हुआ था, कैसे हुआ था वो पढ़ते हैं। अब जो लमार्क का थियरी है ना ये थोड़ा लॉजिकलेस है, थोड़ा लॉजिकलेस है। क्या है पता है? इसने बोला था इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे इसका क्या था प्रिंसिपल कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसे इसका इनडायरेक्टली क्या बोलना था? प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है तो मॉडिफिकेशन हो जाती है, अगर कम यूज करता है तो भी मॉडिफिकेशन होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूज, अगर यूज करेगा तो भी मॉडिफिकेशन हो सकती है और इवोल्यूशन शो कर सकता है, या डिसयूज, डिसयूज मतलब यूज ही मत करो तो भी मॉडिफिकेशन शो हो सकता है। अब इसके पास ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे। क्या एग्जांपल? पहला एग्जांपल इसने दिया जिराफ का। जिराफ का एक फोटो दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में, वो ऐसा धीरे 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 इधर से ऐसा वो पत्तियां खा रही है और उसका गर्दन लंबा होता जा रहा है। तो लमार्क क्या बोलता था पता है? पहले जो जिराफ था ना वो डियर जैसा था, डियर नॉर्मल डियर जैसा था, बट क्या हुआ पता है क्या? जमीन की सारी घास खत्म हो गई तो उसने क्या किया? पेड़ पे के घास खाने का ट्राई किया। अब जैसे उसने घास खाने के लिए ट्राई किया तो नीचे के घास खत्म हो गए, बराबर। नीचे के जो पत्तियां थी वो खत्म हो गई, घास तो जमीन पे होता है, पेड़ पे जो नीचे की पत्तियां थी वो खत्म हो गई। तो अब उसको हाइट बड़ा करना पड़ा। अब बड़ा करने के लिए उसने क्या किया? अपने गर्दन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब जैसे उसने गर्दन को एक्सटेंड किया ना तो उसका गर्दन थोड़ा लंबा हो गया। फिर वो वाले लेवल का भी पत्तियां गायब हो गई तो और ऊपर के पत्तियां खानी थी तो उसने और गर्दन लंबा किया। तो ऐसे धीरे 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 उसका गर्दन परमानेंटली लंबा हो गया और वो जो जिराफ था इसलिए उसका गर्दन लंबा होता। हाँ, ये क्या है? ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। लमार्किज्म ना यही लॉजिक उसने दिया था। उसने क्या बोला था कि जो डियर था उसको क्या था? पत्ती, जमीन की जो भी घास था जमीन का वो खत्म हो गया था तो उसको पत्तियां खानी थी। पत्तियों का हाइट ऊपर था तो उसने गर्दन को एक्सटेंड करने की कोशिश की और बहुत जनरेशन के बाद वो उसका गर्दन परमानेंटली लंबा हो गया। ये लमार्किज्म का था। अब ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उसने। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? स्नेक। स्नेक का क्या एग्जाम्पल बोला उसने? स्नेक के पास ना पहले नॉर्मली पैर थे, ठीक है, बट ना वो जमीन में ऐसा होल करने के लिए ना ऐसा करते, होल बनाते 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 उसके हाथ घिस गए, इसकी वजह से उसका हाथ गायब हो गया। अब ये जो थियरी था ना इसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था, बहुत जनों ने बोला था ये क्या है। वैसे ही
अभी हम लोग को ये लॉजिकलेस लगता रहेगा कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, बट इसने जो थियरी दिया था उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इसने एक वर्ड यूज़ किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अपन पढ़ेंगे। आगे क्या दिया था, डक। डक के जो पैर थे वो नॉर्मली पिजन जैसा रहता है ना, ऐसे तीन तीन नॉर्मल ऐसे ही थे, बट क्या हुआ, पानी के अंदर रह के उसका स्विमिंग करने के वजह से इनके बीच में से जाली जैसा बन गया। तो वो बोल रहा है कि इवोल्यूशन है, धीरे धीरे करके उसने अपना ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ किया, इसके वजह से उसका मॉडिफिकेशन हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे जिराफ वाले में उसने अपने गर्दन एक ऑर्गन है उसका यूज़ किया तो मॉडिफिकेशन हो गया। स्नेक वाले एग्जाम्पल में भी उसने अपने बरोइंग हैबिट, मतलब खोदने के, होल बनाने के हैबिट की वजह से अपने ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ किया, और यूज़ करने की वजह से क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। डक का क्या था, उसने अपने पैरों का ज़्यादा यूज़ किया, ऑर्गन का यूज़ किया, तो मॉडिफिकेशन हो गया। अब क्या दिया, ईमू एंड ऑस्ट्रिच। ईमू और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसयूज़ किया है। अभी ये 3 एग्जाम्पल तो यूज़ के थे, एक एग्जाम्पल दिया डिसयूज़ का। मतलब क्या हुआ, जो ईमू और ऑस्ट्रिच थे ना, उन लोग को ना उड़ने में बहुत आलस आ रहा था, तो उन लोग उड़े ही नहीं, 2-4 महीने उड़े ही नहीं, 1-2 साल उड़े ही नहीं, और उड़े ही नहीं ना तो लोग भूल गए अरे उड़ते कैसे। तो डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से भी उनका मॉडिफिकेशन हो गया, ऐसा है। तो ये जो लॉजिक था वो लमार्किज्म ने दिया था, बट ये सब लॉजिक से ज़्यादा ना हम लोग को एक वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, अब एक वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। वो कौन सा वर्ड है, वो है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब एक होता है जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो जीन से आता है, बराबर। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो हासिल किया जाता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। मतलब समझो मेरा बर्थ हुआ, ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल था, बट मैंने ना एक्स्ट्रा जिम वगैरह लगा के ना एक्स्ट्रा बॉडी बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा बॉडी बनाई, ये मैंने बाहर से एक कैरेक्टर लिया, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर हम लोग ने खुद से हासिल किया, वो नॉर्मली नहीं था मेरे अंदर, बट मैंने ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो एक्वायर्ड कैरेक्टर अपने अंदर डाला। तो वही जिराफ के अंदर नॉर्मली लंबी गर्दन थी क्या, नहीं, बट उसने एक्वायर किया है वो कैरेक्टर, ठीक है। फिर स्नेक के अंदर नॉर्मली वो बिना पैर के ही था क्या, नहीं, बट उसने वो कैरेक्टर एक्वायर किया। एक्वायर मतलब हासिल किया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इसमें मेन उसको क्या समझाना था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर जो हम लोग खुद से हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बट ना लमार्क का ना ये सब जो एग्जाम्पल्स था वो बहुत फनी था, बट एक चीज था जिसकी वजह से वो टिका हुआ था, जो कि था एक्वायर्ड कैरेक्टर। बट ना उसने लास्ट में उसमें भी गड़बड़ कर दी। उसने क्या बोला, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। क्यों, क्योंकि ये डार्विन का कॉपी कर रहा था। डार्विन ने क्या बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा, नया जनरेशन बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली जो इधर कैरेक्टर है वही नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, बराबर। तो इसको लगा मेरा जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास होना चाहिए, बराबर। तो इसने भी क्या बोला, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और यहाँ पे इसका एकदम फ्लॉप क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा था, मैंने बॉडी बनाया, बराबर। समझो मेरा बच्चा हुआ, क्या उसके पास भी बॉडी होगा? नहीं ना, क्योंकि वो मैंने एक्सटर्नली हासिल किया था। अब जब मेरा नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टर होगा क्या? नहीं। वही गलती इसने कर दिया, इसने जोश जोश में बोल तो दिया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, सब लोगों ने बोला हाँ भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर नाम की कोई तो चीज होती है, बट इसने मेन गलती कहाँ कर दी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जहाँ की इसका पूरा प्लान फ्लॉप। तो लमार्किज्म क्या बोलता है कि कोई भी एक ऑर्गन है, अगर उसका ज्यादा यूज करोगे तो मॉडिफिकेशन हो सकता है, अगर कम यूज करोगे तो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद कर लो। फिर एक वर्ड याद रखना है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो बचपन से नहीं होते हैं बट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग उसको हासिल करते हैं या एक्वायर करते हैं। और मेन चीज इसमें क्या गलती हो गई थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स सिर्फ एक जनरेशन के लिए होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कभी पास आउट नहीं होता, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कभी पास आउट नहीं होता। डार्विन का थियरी इसके लिए आज तक ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है, जो कि बोलता है थियरी ऑन नेचुरल सिलेक्शन
जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बोला जाता है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीशिएशन और इवोल्यूशन इन ह्यूमंस ये 2 टॉपिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट साइंस 1 का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।